खोली थी, आपस में थोड़ा बहुत जो भी हो जाने के बाद ऐसे ही एक डिस्कशन चल रहा था आज के कॉन्टेक्स्ट में कि क्या ऐसा हो गया है कि लोग प्रेशर में आकर के अपने पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भूल जाते हैं और आइडियोलॉजी से समझौता करने लगते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि एक बार आप इस सिस्टम में जाओगे एज ए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट तो ऑब्वियसली, क्योंकि कुछ लोगों को छोड़ करके जो कि एमएलए एमपी या कुछ बन जाते हैं जिनका एक सैलरी हो जाता है, अगर बहुत ईमानदार कोई है तो वो सैलरी पर जिंदा है, अदरवाइज बाकी के जो लोग हैं उनका इनकम का सोर्स क्या है? कुछ भी नहीं। तो ये बहुत इजी है प्रिज्यूम करना कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी बातें होती होंगी जहाँ पर कि जो सोर्स ऑफ इनकम जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं है। मैं एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट की बात कर रहा हूँ, छोटा सा छोटा एक कार्यकर्ता किसी भी पार्टी का हो, अगर वो कार्यकर्ता है और अपनी नौकरी अलग से करता है तब तो बात अलग है, लेकिन बहुत ऐसे कार्यकर्ता मिलेंगे आपको जो कि किसी कंपनी में या किसी जगह पर नौकरी नहीं करते, कोई उनका इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, कोई नौकरी नहीं करते, कोई सर्विस प्रोवाइडर नहीं है वो, फिर भी उनका घर और उनका परिवार चलता है। और आपको देखते ही होंगे आप लोग कि बहुत सारे कि और लोगों से बेहतर जिंदगी जीते हैं वो। तो कहाँ से आता है उनको जीने के लिए पैसा? ये बेसिक क्वेश्चन है। मतलब सोर्स ऑफ मनी विच इज नॉट नोन। ये इंडिविजुअल लेवल पे बात कर रहा हूँ मैं। और यही जब इंडिविजुअल्स के साथ साथ आप सिस्टम को ऊपर लेकर के चलते हैं, पॉलिटिकल लेवल पर एक पार्टी हो जाती है तो फिर उनके 100 खर्चे, उन खर्चों का को कौन दे रहा है उनको, और अगर दे रहा है तो क्या ऐसा स्वार्थ है जिसके चलते वो दे रहा है, जिसको कि लॉ के लैंग्वेज में क्विड प्रो को बोलते हैं। छोड़िए उन चीज़ों को, लॉ हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, और जब करेंगे तो बोल कर करेंगे। तो ये जो एक सिचुएशन है कि एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट का सोर्स ऑफ इनकम और वो सोर्स ऑफ इनकम के से रिलेटेड ट्रांसपेरेंट सिस्टम हमारे देश में कहाँ है, आज तक हमने डेवलप नहीं किया। इस कॉन्टेक्स्ट में जब बात होती है ईडी की, सीबीआई की, तो किसी को भी पकड़ लें, किसी को भी पकड़ करके जेल में डाल दें, तो उनके जो कार्यकर्ता हैं वो बोलेंगे कि निर्दोष नेता पकड़ लिया, अपोजिशन वाले बोलेंगे कि पैसा खाया हुआ था इसलिए पकड़ लिया। सिचुएशन आगे बढ़ता जाएगा, एक नई पौध आ जाएगी, पुरानी पौध हो सकता है और बड़ी हो जाए या फिर ख़त्म हो जाए, नई पौध आ जाएगी, लेकिन वो नई पौध भी आएगी, नया सिस्टम भी आएगा, लेकिन वो नया जनरेशन आएगा लेकिन सिस्टम सेम बना रहेगा, फिर वो अगले दौर का जनरेशन होगा। आप देख लें 87 में बोफोर्स कौन पकड़ा गया? जैन हवाला कैंड। उसके बाद से भी आज तक आप देख लें ताबूत चोरी और पता नहीं क्या क्या, 2G 3G जीजाजी, कोयला घोटाला, हमारे CAG का डिक्लेरेशन से 1,76,000 करोड़ का लॉस, कहाँ गया वो सब? वो सब बंद। अब नया सिस्टम आ गया कि मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड का क्वेश्चन अलग है, डिफरेंट है, उसको इससे रिलेट करेंगे।
हालांकि रिलेटेड भी है, लेकिन उसको इसके से रिलेट अभी नहीं किया जा सकता। जब आप अल्टीमेट क्वेश्चन ये है कि जब आप एक सिस्टम को चला रहे हैं, या हम लोग सब मिलजुल करके एक सिस्टम को चला रहे हैं, और उस सिस्टम में जो लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके सोर्स ऑफ इनकम का कोई ट्रांसपेरेंट सिस्टम मेंटेन नहीं किया गया है। वो जिस दिन पकड़ा जाए उस दिन चोर, उससे पहले तक वो ईमानदार है। इन कॉन्टेक्स्ट में जब ये बात होती है कि बीजेपी क्यों अपने प्रेशराइज करेगी, वो तो सिंपल है, वो सरकार चलाती है तो उसकी ड्यूटी है, ये सच बात है। किसी भी सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वो अगर अपने देश में हो रहे सारे अनियमितताओं को ध्यान में रखे, अगर कोई कुछ गड़बड़ करता है, चाहे कोई भी हो, न सिर्फ कार्रवाई करे बट स्ट्रांग कार्रवाई करे। बट एक नोशन डेवलप हो रहा है। नोशन ये है, इम्प्रेशन ये डेवलप हो रहा है कि अगर आप चोर नहीं हो तो आपको कोर्ट बेल क्यों नहीं दे रही ईडी के केसेस में। छोटा सा पॉइंट है, बहुत इजी पॉइंट है, केवल थोड़ी सी समझने की जरूरत है। ये ठीक उसी तरीके से है कि अगर मेरी शादी जैसे हो रही थी और मैं अपने मदर को बोल देता कि भाई साहब, मैडम आप देख लो, कुछ भी गलती हुई तो जिम्मेदारी आपकी, पूरी जिंदगी भर की जिम्मेदारी आपकी। तो मेरी मदर कभी इसी सिस्टम में जाती ही नहीं, बोलती कि गाँव में जाओ तुम अपनी लड़की खुद खोज लो। यही होता। मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के सुनाता हूँ। ये सेक्शन 3 है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का। खैर हमारे लेजिस्लेचर ने बनाया है, डेफिनेशन में कोई दिक्कत नहीं। अब डेफिनेशन देखिए, whosoever directly or indirectly attempts to indulge or knowingly assists or knowingly is a party or is actually involved in any process or activity connected with, यहाँ तक कुछ भी नहीं है। जो अभी मैंने पढ़ा आप भूल जाओ मैंने क्या पढ़ा। सिंपल सी बात है कि कोई भी चाह जानते बुझते या डायरेक्टली इनडायरेक्टली या किस प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, ये एकमात्र डेफिनेशन में एकमात्र रेलेवेंट पॉइंट है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। जैसे कि सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं चोरी का पैसा या गलत पैसा या 2 नंबर का पैसा, लेकिन ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से अगर आप डील करते हो, जानते बुझते करो या समझ, आपको पता होना चाहिए कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, तो उससे डील करते हो तो मोटा मोटी आप मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हो। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम क्या है भाई? अब आप प्रोसीड्स ऑफ क्राइम की बात करते हो, क्योंकि देखो यहाँ डेफिनेशन में क्या आ रहा है कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम के साथ आप डील कर रहे हो। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, प्रोसीड्स तो ठीक है, क्राइम कौन डिसाइड करेगा कि क्राइम क्या है? क्या शुरू में ही पैसा जो मिलेगा वो क्राइम का पैसा मान लिया जाएगा, या क्राइम प्रूव होने के बाद वो क्राइम का पैसा होगा? प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का मतलब क्या है? क्राइम का पैसा क्राइम प्रूव होने के बाद ही तो माना जाएगा कि वो क्राइम का पैसा है। अब प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का डेफिनेशन भी आप देख लो क्या है, यही है जो मैं बोल रहा हूँ। सेक्शन 2U है, 2(1)(u) आई सपोज। डेफिनेशन देखिए, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम मीन्स एनी प्रॉपर्टी derived or obtained directly or indirectly by any person as a result of criminal activity relating to scheduled offense. Scheduled offense मतलब है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में शेड्यूल है, उसमें ऑफेंसेस हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आप जो
किसी क्रिमिनल से एक्टिविटी से रिलेटेड जब आप कोई पैसा वहाँ से लेते हो, तो मुझे जो समझ में आता है बेसिक चीज, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम कैन ओनली बी आफ्टर प्रूविंग that there was something which was proved to be crime, and then the the money related with that crime. तो जो सबसे पहला चीज जो आज के डेट में चल रहा है, एक बंदा बोल देता है कि मैंने 100 करोड़ दिया, अगर वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है तो मतलब क्राइम प्रूव हो चुका है। ये ग्रे एरिया है, क्योंकि अगर क्राइम प्रूव हो चुका है तो उसका मतलब कि वो क्राइम कर चुका है, तो वो अप्रूवर बनता है। पार्डन तो किसी ने नहीं किया उसके अगेंस्ट में, उसको किसी ने ये तो नहीं बोला कि नहीं जी आपका केस तो प्रूव हो गया आपके अगेंस्ट में, आप कॉन्विक्ट हो गए, लेकिन हम आपको छोड़ रहे हैं। ये केस नहीं है। तो मुझे सबसे पहले मैं भी ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ कि अगर कोई बंदा 100 करोड़ रुपया देता है और उसके स्टेटमेंट के बेसिस पर एक बंदा अरेस्ट होता है या 10 बंदे अरेस्ट होते हैं, ये तभी होगा ना जब वो बंदा जो पैसा दे रहा है 100 करोड़, दैट शुड बी ट्रीटेड एज प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। ये कब होगा? क्या साइमल्टेनियसली दोनों प्रोसीडिंग्स चलती रहेंगे कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को प्रूव करने का भी प्रोसेस आप चलाते रहो और साथ साथ में उस पर जो इन्वॉल्वमेंट से रिलेटेड इश्यूज हैं जो कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को डील करने के लिए या उससे जो जिन लोगों ने डील किया उन लोगों को भी साथ साथ लेके चलो कि देखो दो पैरेलल सिचुएशन है। एक लाइन ऑफ ट्रायल चल रहा है कि ये 100 करोड़ रुपया प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को है, इसलिए इसको प्रूव करने के लिए मैं क्राइम को प्रूव कर रहा हूँ, और साथ में कि देखो जी इस लाइन ऑफ ट्रायल में मैं प्रूव करूँगा कि ये क्राइम हो रहा है और क्राइम होते के साथ ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम हो जाएगा और इसमें आपने डील किया इसलिए आप भी साथ साथ ट्रायल में चलते रहो। मैं ये जस्ट समझने की कोशिश कर रहा हूँ एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ कि अगर एक लाइन ऑफ ट्रायल चल रहा है इस प्रोसीड्स को प्रोसीड्स ऑफ क्राइम प्रूफ करने में, तो ये वाला फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रायल खत्म होने के बाद ही तो ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम प्रूव होगा। तो क्या हम लोग दो पैरेलल ट्रायल कर रहे हैं कि एक कि 100 करोड़ का जो मनी ट्रेल है दैट हैज बीन प्रूव्ड टू बी ए proceed of trial or that is being proved to be a proceed of trial. Agar if it has been proved to be a proved to be criminal and the proceeds of criminal, then how can the participant of those offense can be allowed to be turned as approver, because in that case they will be treated as having been convicted of that crime which has ultimately resulted into the amounts being termed as proceeds of trial or crime. So in my opinion, in my limited understanding at this nascent stage which I am trying to learn this law, proceeds of crime has to be proved first, and for that proving that you'll have to prove the crime. Once you are able to prove the crime, then only the money related with that crime can be termed as proceeds of crime. One can rely upon the explanation aspect, that explanation of section 3, even that says
A person shall be guilty of offense of money laundering if such person is found to have directly or indirectly attempted. Found to have, again aspect will be proceeds of crime. So proceeds of crime will be proved first, then only your involvement with that proceeds will subject you to the offense of money laundering. This is the first part. Now the second issue is that bail aspect. What is the difficulty in getting the bail? Now if you see, सब लोग बोलते हैं कि सेक्शन 45 is the area which creates the issue. 45 क्या है? 45 of PMLA ये बोल रहा है कि notwithstanding anything contained in Code of Criminal Procedure 1973, no person accused of an offence under this act shall be released on bail or on his own bond unless subclause 1 is not relevant. 2. Where the public prosecutor opposes the application. पब्लिक प्रोसिक्यूटर अलाउ कर दिया तब तो कोई बात नहीं, बेल मिल गई. अब अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर आपका बेल अपोज करता है तब एक्ट क्या बोल रही है? दिस इज मोस्ट डेंजरस. एक्ट क्या बोल रहा है कि वेयर द पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपोजेस द एप्लीकेशन द कोर्ट इज सेटिस्फाइड. अब पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने अपोज कर दिया तब सारी जिम्मेदारी जज साहब की है जो बेल डिसाइड कर रहा है. जज साहब को क्या सोचना है उसके बाद? द कोर्ट इज सेटिस्फाइड. कब बेल कब मिलेगा वो मैं पढ़ रहा हूं. द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट देयर आर रीजनेबल ग्राउंड्स फॉर बिलीविंग दैट ही इज नॉट गिल्टी ऑफ सच ऑफेंस. तो जज साहब को ये सोचना पड़ेगा कि देखो जी, ये रीजनेबल ग्राउंड है मेरे पास ये सोचने के लिए कि वो गिल्टी ही नहीं है. ये नहीं कि बाद में डिसाइड करेंगे ट्रायल का. जज साहब को ये लिखना पड़ेगा कि मुझे सारे चीज़ों को देख करके मुझे लगता है, मैं रीजनेबली सेटिस्फाइड हूँ, ये गिल्टी नहीं है. उनको एक्विटल ऑर्डर लिखना है बेल में. तो लेजिस्लेचर ने क्या किया, जज के ऊपर में बर्डन डाल दिया कि जज साहब अगर आप बेल देना चाहते हो तो एक्विटल ऑर्डर लिखो. एक्विटल ऑर्डर एट द टाइम ऑफ डिसाइडिंग द बेल एप्लीकेशन. फिर पढ़ रहा हूँ. Where public prosecutor opposes the application, the court is satisfied that there are reasonable grounds for believing that he is not guilty of such offence. मतलब पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने अपोज कर दिया. अब मान लीजिए कि आप जज हैं, आपके सामने किसी का केस आता है, वह पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपोज कर देता है, तो आप कानून देखेंगे तो आप बोलेंगे कि भाई उन्होंने तो अपोज कर दिया, अब अगर मैं बेल देता हूँ तो मुझे लिखना पड़ेगा सारी चीज़ों को देख करके कि मुझे लगता है एज ए जज कि इसमें इस सामने वाले बंदे ने सामने वाला बंदा गिल्टी नहीं है. तो बेल के स्टेज पर एक जज को लेजिस्लेचर ने फोर्स किया ये लिखने के लिए कि आप लिखो कि ये दोषी नहीं है. कोई भी जज कैसे लिख देगा बेल के स्टेज पर, जहां 2-2 साल तक चार्जशीट नहीं फाइल होती है, चार्जशीट फाइल होती है तो गवाही नहीं होती. बिना गवाही के, बिना कंप्लीट रिकॉर्ड्स के कोई जज कैसे लिख देगा कि वो दोषी नहीं है? उसके बाद भी क्या पोजीशन है, उसके बाद भी देखिए सेकंड कंडीशन जज के ऊपर एक और बर्डन है, एंड दैट ही इज नॉट लाइकली टू कमिट एनी ऑफेंस व्हाइल ऑन बेल. मतलब अब एक बार कोई जज साहब अगर बेल का पिटिशन डिसाइड कर रहे हैं तो उनको दो, और उनके सामने पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने अपोज कर दिया, तो जज साहब के ऊपर में 2 बर्डन है एज ए जज. फर्स्ट कि वो करीब एक्विटल ऑर्डर लिखें, जो भी रिकॉर्ड्स वहां पर अवेलेबल है, एक्विटल ऑर्डर, तभी बेल दे सकते हैं. और दूसरा ये भी लिखें कि मुझे लगता है कि जब तक ये बेल पर रहेगा ये दोबारा कोई हरकत ऐसी नहीं करेगा. जज साहब को गारंटी देनी है अपनी.
कौन जज देगा अपनी गारंटी? कौन जज देगा? यही सिचुएशन है। इसकी वजह से बेल नहीं मिलता। कोई जज एक एक्विटल ऑर्डर नहीं लिख सकता बेल के टाइम पर, और न ही वो कोई जज किसी एक्यूज्ड के लिए कोई गारंटी दे सकता है कि मैं गारंटी देता हूँ कि ये बंदा अगर छूटेगा बेल पर मैं इसको छोड़ूंगा, तो जब तक बेल पर रहेगा ये कोई दूसरी बार गुनाह नहीं करेगा। इस लॉ को स्ट्रिंजेंट कंडीशंस के रूप में पास किया गया। और किस बैकग्राउंड में किया गया? बैकग्राउंड ये था कि इंडिया ने इंटरनेशनल कमिटमेंट्स थी। इंटरनेशनल कमिटमेंट्स इस सेंस में थी कि जो फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ हो रही थी वर्ल्ड लेवल पर, टेररिज्म को लेकर के, नारकोटिक्स को लेकर के, तो उसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो रही थी। तो उन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को से रिलेटेड जो है एस्पेक्ट्स को डील करने के लिए एक इंटरनेशनल ट्रीटीज़ वगैरह हुई थी। आप इसको मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के ऑब्जेक्ट में ही मिल जाएगा आपको। उसमें लिखा हुआ है, एन एक्ट टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग एंड टू प्रोवाइड फॉर कन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी डिराइव्ड फ्रॉम और इन्वॉल्व्ड इन मनी लॉन्ड्रिंग एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयरविथ और incidental thereto, whereas the political declaration and global program of action annexed to resolution S17/2 was adopted by General Assembly of United Nations at its 17th special session on the 23rd day of February 1990, and whereas political declaration adopted by special session of United Nations General Assembly held on 8th to 10th June 1998 calls upon the member states to adopt national money laundering legislations and programs. तो इंटरनेशनल लेवल पर जो फाइनेंशियल इन्वॉल्व हैं टेररिज्म को बढ़ाने के लिए, ड्रग ट्रैफिकिंग को बढ़ाने के लिए, उन सबों को रोकने के लिए एक कॉन्सेप्ट था ये। उस बैकग्राउंड में कहा गया था कि बेल नहीं देना। क्यों? क्योंकि अगर इंटरनेशनल एक्यूज्ड का कोई रोल है जो कि इंटरनेशनल लेवल पर जा रहा है, इंटरनेशनल टेररिज्म से अटैच्ड है, इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग से अटैच्ड है, एक बार छूट गया, देश छोड़कर भाग गया, तो क्या करेंगे? उस कॉन्टेक्स्ट में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी जज को कि क्या आप सोच सकते हो, हम लोग तो नहीं कर सकते, हम लोग ने इसलिए पकड़ के रखा हुआ है। इसी कॉन्टेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया था इस तरीके के प्रोविजंस को, बिकॉज दिस प्रोविजंस इज लाइक दैट। हालांकि एक 2 मेंबर बेंच डिसीजन था, 2 मेंबर बेंच जजमेंट है निकेश ताराचंद शाह 2018 11 SCC 1, जस्टिस रोहिंगटन का जजमेंट है। उन्होंने नहीं माना इसको कि नहीं, ये मनी लॉन्ड्रिंग में, मैंने नेशनल कॉन्टेक्स्ट में इसको नहीं माना। उन्होंने केवल सिंपल मनी से रिलेटेड इश्यूज को लेकर नहीं माना। उन्होंने बोला इस बात को कि नहीं, वो टेररिज्म का इशू अलग है, ड्रग ट्रैफिकिंग का इशू अलग है, उस कॉन्टेक्स्ट में स्ट्रिंजेंट बेल कंडीशंस लाया जा सकता है, इस केस में नहीं यूज हो सकता। बट सब्सिक्वेंट जजमेंट जो आया, विजय मदन लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2022 में 3 मेंबर बेंच, उन्होंने निकेश ताराचंद शाह के इस व्यू को नहीं माना और उन्होंने सबको एक साथ ले लिया। हालांकि विजय मोहनलाल चौधरी इज ऑल्सो पेंडिंग बिफोर लार्जर बेंच फॉर रिकंसिडरेशन, क्योंकि अल्टीमेटली पूरा एक्ट जो है ये फाइनेंस मनी बिल की तरह से पास हुआ है। फाइनेंस एंड मनी बिल, नॉट एज ए क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट, ये फाइनेंस मनी बिल की तरह से पास हुआ है। उस पॉइंट को अभी तक किसी ने डिसाइड नहीं किया। तो सारा इशू ये है कि अगर आप मनी लॉन्ड्रिंग का एलिगेशन लगाते हैं, एलिगेशन के बाद आप इंटरनल चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, चेक्स एंड बैलेंसेस को फॉलो करते हुए आप एक इन्वेस्टिगेशन करते हैं, शो कॉज देते हैं, सब कुछ होता है।
क्या आप उसको इंटरनेशनल लेवल पर टेररिज्म और ड्रग ट्रैफिकिंग से जोड़ रहे हैं, या क्या वो इस तार इस तरीके से जुड़ता हुआ मिल रहा है आपको किसी भी एक्यूज्ड के केस में? अगर ये है तो फिर सेक्शन 45 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज 2 सेक्शन 45 1 2 will be applicable in its full force, but that has to be pleaded, because you are claiming, prosecution is claiming presumption. There are so many, entire law is based on presumption. So if you are claiming presumptions, you will have to discharge your burden by claiming that the allegations relating to money laundering is related to terrorism, narcotic offenses, drug trafficking, in accordance with those international covenants. And then you will have to say that, look, there has been sufficient trial or conclusion thereof holding the particular act to be a crime, and thereafter we have found this money as related to that crime, so that has become a proceeds of crime, and after proving the crime and after getting those proceeds of crime, I have found A, B, C, D to be doing something wrong under section 3 and 4 of PMLA with that proceeds of crime. Then only section 45 1 subclause 2 will be applicable. So either you say, you means prosecution, either you say that you have proved the basic crime, number 1, number 2, get the proceeds of crime. Proceeds of crime means proceeds of proved crime, and then get the evidence saying that A and B has done one of the acts as mentioned in section 3 of PMLA with that proceeds of proved crime. Then you can apply 45(1)(2). But in a case where you are trying to do two kinds of trial in one proceedings, saying one person has said that 100 crore has been given, I don't have the trail, I'll find out the trail in the evidence investigation, and then I will prove that that proceed was a proceed of crime. So in one trial I am trying to prove that some money was given, number 1, number 2, that money was given pursuant to some act which is yet to be proved as crime, number 3, I will prove that the crime was committed and person has to be convicted, yet to be convicted, and then I will say, prove that the money, some other persons A, B, C, D was doing something wrong under section 3 with that money. So if you want to prove everything in one trial, then what will happen if in future you fail to prove that there was no crime at all? Then where is the guarantee under article 21 is there? All the acts are supposed to be enacted, implemented, enforced within the parameters of article 21. While subjecting anybody to any legal process, you will have to ensure the dignity of none of the individuals should be tinkered away
allowed to be tinkered away because of that proceeding. So either you go by claiming that crime has been proved, proceeds of crime has been identified, and in third stage we have got evidence against A, B and C to show that they have done something wrong within the meaning of section 3 of PMLA. Then there is no dispute that 45(1) subclause 2 will be applicable with all force. But if you want to prove everything in one trial, to begin with, you don't have the money, don't have the proceeds, don't have the conviction against a person's proving the crime. Everything you will have to do in a particular crime, and that is also pending for 2, 3, 4 years. Then, in my opinion, Article 21 shall zealously guard the protection, all the constitutional protection given to all the individuals. Thank you.